फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पिंक लाइव। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीडीपी का क्वेश्चन, जो कि सीटेट 2022 में 1 जनवरी को हुआ था। तो इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ, लेकिन हम हिंदी को लेकर चलेंगे। तो इसमें का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम या सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है, विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशीय होता है। और थर्ड है, विकास एक असतत प्रक्रिया है। फोर्थ है, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है, यानी कि इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। अधोगामी का मतलब है केंद्र से बाहर की ओर, यानी कि विकास पहले इसमें बच्चा अपने शरीर को संभालना सीखता है, फिर हाथ पैरों पर को संभालना सीखता है। और शीर्षगामी का मतलब शीर्ष से पैर की ओर, बच्चा पहले अपने शीर्ष को संभालता है, फिर पैर पर उसके मजबूती आती है। तो सेकेंड क्वेश्चन अब देखते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में होता है। सेकेंड है, बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। थर्ड ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन है, बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? तो इसका पहला ऑप्शन है अनुकूलन, दूसरा है अधिगम, तीसरा है समाजीकरण, चौथा है परिपक्वता। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, परिपक्वता, यानी कि आनुवांशिक विकास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया परिपक्वता कहलाती है। अब देखते हैं 4 नंबर, सामाजिक मतलब डैश समाजीकरण का प्राथमिक और डैश समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। इसमें कौन सा है? परिवार, विद्यालय फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है मीडिया, परिवार। थर्ड ऑप्शन है विद्यालय, मीडिया। फोर्थ ऑप्शन है मीडिया पास पड़ोस। तो पहला इसमें दिया है समाजीकरण का प्राथमिक में परिवार ही आएगा, उसके बाद विद्यालय जो है सेकेंडरी में आता है। तो परिवार में पहले दिया है, और पहले ऑप्शन में परिवार दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हुआ। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। सेकेंड है सामाजिक अनुबंध बनाए रखना। थर्ड है दंड और आज्ञा पालन। फोर्थ है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ थर्ड, दंड और आज्ञा पालन। जो 7-8 साल का बच्चा रहता है, वो या तो आज्ञा पालन के लिए किसी कार्य को निर्णय लेता है, या फिर दंड की डर से किसी कार्य को करने का निर्णय लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, तीसरा है चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है, चौथा है स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानीय की मानचित्रण करने की क्षमता। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है।
क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन 1 हुआ। वस्तुओं को किसी आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, जिन क्रमबद्धता है तो क्रम देने पर ये इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हुआ। चलिए आगे देखते हैं। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? फर्स्ट ऑप्शन है जीववाद, सेकेंड है केंद्रीयता, थर्ड है परिकल्पित निगमनात्मक, फोर्थ है संक्रमण परिणाम निकलना। तो इसका ऑप्शन नंबर 7 का हुआ सेकेंड, केंद्रीयता, यानी कि केंद्रीयता पे आधारित है। या जब बच्चा छोटा होता है तो वो उसमें गोले आकार में परिवर्तन नहीं देख सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ले वायोगस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित है? किस पर आधारित है? फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक संरचना, सेकेंड व्यवहारवाद, थर्ड मनोविश्लेषण, फोर्थ सार्वभौमिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सामाजिक संरचना, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। अब आगे देखते हैं। ले वायोगस्की ने बच्चों के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? निजी संवादवाद, उच्च स्वर में वार्ता, पाड़, स्वकेंद्रीयवाद। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हुआ, निजी संवादवाद। ले वायोगस्की ने प्राइवेट स्पीच को कहा है, संवाद स्वयं से संवाद करने की प्रक्रिया क्या होती है? प्राइवेट स्पीच, यानी निजी संवादवाद। अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? अगर कोई कक्षा है वो प्रगतिशील है तो उसमें की कौन सी विशेषता है? ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, यानी कि बार बार रटना और उस पर जोर देना। योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव, सेकेंड ऑप्शन है सहयोगितापूर्ण अधिगम, थर्ड ऑप्शन है पुरस्कार और दंड का प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सहयोगितापूर्ण अधिगम, यानी कि सीडीपी में हम जो कि मिलजुल कर जो काम किया जाता है उसे ही सकारात्मक रूप से लेते हैं। तो इसमें सहयोगात्मक पूर्ण अधिगम या इसमें सहयोग रूप से काम किया जा रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हुआ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे में दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाता है? स्थानिकीय संबंध बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। तो स्थानिकीय संबंध बुद्धि वो बुद्धि होती है जिसमें स्थान की समझ होती है। जैसे कि कोई इमारत बनी हुई उसके में बनावट जो भी दिया हो, कोई पुस्तकालय उसमें, तो स्थानिकीय वहाँ समझती है। अंतरावैयक्तिक बुद्धि अंतरावैयक्तिक बुद्धि ये हुआ इसका करेक्ट आंसर। दूसरों की को समझना अंतरावैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आता है और अंतःवैयक्तिक बुद्धि स्वयं के समझने के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। सेकेंड ऑप्शन है विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
थर्ड है बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। द्विभाषीय उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हुआ थर्ड ऑप्शन। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं, इसका थर्ड ऑप्शन सही हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जेंडर भूमिकाएं हैं। जेंडर भूमिकाएं क्या होती है? अधिग्रहित व्यवहार, जन्मजात व्यवहार, जैविक संरचना, आनुवंशिक निर्धारित। तो 13 क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1 अधिग्रहित व्यवहार। जेंडर भूमिकाएं क्या होती है? अधिग्रहित व्यवहार, जो व्यवहार पहले से निर्धारित है उसे यह जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है, इसमें से कौन सा उद्देश्य है सतत एवं समग्र मूल्यांकन का? तो पहला ऑप्शन है छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसको अनुसार रूपांतरित करना, छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना। फोर्थ ऑप्शन है छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ना, छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना ये भी नहीं होगा। छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसको अनुसार रूपांतरित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? तो फर्स्ट है मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? थर्ड है कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा? फोर्थ है कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी? इसका ऑप्शन जो नंबर 4 दिया है, कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी, ये गलत है, क्योंकि अंक के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, उनका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। तो जिस ऑप्शन में भी 4 है वो ऑप्शन सही नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में भी 4 दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में भी 4 दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में भी 4 दिया है, केवल 4 ऑप्शन नंबर 4 में ही 4th वाला नहीं दिया है। तो यही हमारा कुछ सही हुआ, यानी कि कौन 1 और 2 जो है वही सही हुआ। मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? इसे मूल्यांकन पद्धति में एक शिक्षिका को विचार करने के लिए कहा है। दूसरा है विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, ये है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।